अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। सेनेट इंतखाबात के हवाले से तमाम सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। बिलखुसूस अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यहाँ पर ऐसे उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए जो कि बहुत खिलाफ तवक्को हैं। वो ऐसे रहनुमा जिनकी पार्टी के लिए बहुत खिदमात थी, जिनकी हाउस के अंदर बड़ी खिदमात थी, उनके नाम न जाने क्यों इस मरतबा तजवीज़ नहीं किए गए, उन्हें टिकट भी नहीं दिया गया। और इसके साथ नाज़रीन प्रोग्राम में आज ये भी बात करेंगे कि हुकूमत को जिन मुश्किलात का सामना है, आईएमएफ की डिमांड्स भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन ऐसे मौके के ऊपर जब हुकूमत का सबसे अहम प्रोग्राम 25 से ज़ायद ऐसे सरकारी असासों की निजकारी करना था, जो कि आईएमएफ की शराइत में भी शामिल है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुस्लिम लीग नून की अहम तरीन इत्तेहादी जमात है, उसने पीआई की निजकारी के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। सवाल ये है कि एक अहम तरीन इत्तेहादी के तहफ़्फ़ुज़ात के होते हुए वफाकी हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत कैसे इन कंपनियों की, इन असासों की निजकारी कर पाएगी। और नाज़रीन इसके साथ बात करेंगे कि बलूचिस्तान जिसके ऊपर सबकी निगाहें जमी हुई हैं, जो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का हब तस्वर किया जाता है, वहाँ से कम उम्र तरीन रुकन कौमी असम्बली नवाबजादा जमाल रईसानी मुंतखब हुए। उनकी जो खिदमात हैं बलूचिस्तान के अंदर पहले वो भी बहुत वाज़ेह हैं, लेकिन अब वो जिस विजन के साथ कौमी असम्बली में पहुँचे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी इख्तियार करते हुए, वो क्या डिलीवर करने की पोजीशन में होंगे और बिलखुसूस बलूचिस्तान के हवाले से उनकी खिदमात क्या होंगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएँगे कि अगरचे कि अब वफाकी हुकूमत और वफाकी काबीना की तश्कील का अमल मुकम्मल हो चुका और अब तमाम नज़रें मुआशी बहाली पर जमी हुई। ऐसे में ये इतलात सामने आ रही है कि सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उनके इस दौरे के मुमकिना तौर के ऊपर क्या उसके समरात होंगे पाकिस्तान के लिए और खित्ते की सूरत हाल है उसके ऊपर वो किस हद तक उसका इम्पैक्ट होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन आपको बताएँगे कि जीटीवी न्यूज़ ने 7 मार्च को खबर ब्रेक की थी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अपना इक़्तिदार की मसनद पर फ़ाइज़ होने के साथ ही जो सबसे पहला बड़ा फ़ैसला करना होगा, वो एक अहम तरीन अफ़सर की, एक अहम तरीन ओहदे पर बराजमान एक बड़ी शख्सियत की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीह होगी। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर उसकी मंजूरी दे दी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो हमें इस प्रोग्राम में आज जॉइन कर रहे हैं नवाबज़ादा जमाल रईसानी साहब। नवाबज़ादा साहब आपका बहुत शुक्रिया और स्टूडियो में हमें जॉइन करेंगे सीनियर तजज़ियेकार ख्वाजा मतीन साहब। नवाबज़ादा साहब सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप कम उम्र तरीन नौजवान हैं जो कि रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए और उससे पहले अगरचे कि आपने बलूचिस्तान के अंदर भी अपनी तालीम के साथ-साथ बलूचिस्तान गवर्नमेंट में, बलूचिस्तान अपने सूबे में खिदमात सर अंजाम देने का सिलसिला जारी रखा। आपकी फैमिली की भी तवील खिदमात हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पुरज़ोर तरीके से आवाज़ उठाना हो, दहशतगर्दों को ललकारना हो, उसके नतीजे में कीमती जानों का नज़राना भी पेश किया। लेकिन अब सवाल ये है कि बलूचिस्तान जो कि जहाँ पे एहसास महरूमी बहुत ज़्यादा है और उसके साथ-साथ अब वहाँ से आप पहुँचे हैं कौमी असम्बली के अंदर। बलूचिस्तान के लिए क्या कुछ करने का आपका प्लान है बिलखुसूस और उसके साथ आप इत्तेहादी हैं नून लीग के, तो किस हद तक नून लीग की सपोर्ट आपको हासिल रहेगी इस मकसद को हासिल करने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सबसे पहले जैसे आपने जैसे फरमाया कि बलूचिस्तान के लिए जो मेरी फैमिली की कुर्बानियां हैं वो ढकी छुपी नहीं है। आज से 5 साल कबल 2018 में एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान जब मेरे वालिद शहीद पे धमाका हुआ तो उन समेत उनके साथी जो कि 300 से ज्यादा लोग थे वो शहीद हुए और उससे पहले 2011 में मेरे भाई को शहीद किया गया। तो आज जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से जब मैंने और मेरे दोस्तों ने फैसला किया कि हम बजाय के किसी से हम वायलेंस के तरीके से बदला ले, हम सियासी अमल का इख्तियार करेंगे और पाकिस्तान के सबसे बड़े आवान में जाकर अपना जो मुकदमा है वो दर्ज करेंगे। तो बलूचिस्तान में जो मेरी कारकर्दगी रही है नेशनल असेंबली से पहले, जो कि मैं 3 महीने मिनिस्टर था केयर टेकर स्पोर्ट्स, तो एक विजन के तहत मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना था। वो विजन था नौजवानों का। बलूचिस्तान का जो आधे से ज्यादा पॉपुलेशन है, जैसे कि पाकिस्तान का आधे से ज्यादा पॉपुलेशन है, वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि जो हमारे बलूचिस्तान के नौजवान हैं वो गुमराह हैं। उनको पता नहीं है कि उनका सियासी हक क्या है, उनको पता नहीं कि उनका समाजी हक क्या है और अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स की वजह से हमारे जो नौजवान है वो अपना हक समझते नहीं है और हक को अपना बीक की तरह मांगता है। बिल्कुल ठीक। ये यकीनी तौर पर अच्छी सोच है, लेकिन कंसर्न तो होते हैं जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
अमजद खान न्याजी हों, दीगर उनके ऐसे उम्मीदवार जिनकी बड़ी पार्टी की कुर्बानी थी, उन्होंने भी नज़रअंदाज किया। नून लीग ने भी अपने बहुत करीबी रहनुमाओं को नज़रअंदाज किया। चलिए अब एक शायद ऐसा एक डिवर्सिफिकेशन होने जा रही है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर भी, कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा इसके ऊपर तो यकीनी तौर पे सबकी नज़रें जमी होंगी। तो सर ये ज़रूर बताइएगा, अब इस वक़्त आप नून लीग के साथ इत्तेहाद में शरीक हैं। आसिफ अली ज़रदारी हों, कि बिलावल भुट्टो हों, बहुत ओपनली बात करते हैं कि गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करेंगे, अगरचे कि आप कैबिनेट में मौजूद नहीं हैं। लेकिन अब हुकूमत ने कुछ ऐसे फैसले करने हैं जो बड़े सख्त होंगे, और वो पीपल्स पार्टी की मैनिफेस्टो के साथ उनको उनका क्लैश है, वहां पे चीजें मैच नहीं करती। उसके अंदर सबसे बड़ी एग्जांपल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की है। आईएमएफ के टॉप ऑफ द एजेंडा है उसकी प्राइवेटाइजेशन। हुकूमत अपना काम मुकम्मल कर चुकी है, लेकिन शीरी रहमान साहबा कहती हैं कि प्राइवेटाइजेशन की बजाय उसका दूसरा हद तरीकेकार भी मौजूद है और उसको अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आने वाले दिनों में संगीन नहीं हो जाएगा, कि जब आप इन इदारों की निजकारी की सपोर्ट नहीं करेंगे? देखिए जी, मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि जब एक कोalition गवर्नमेंट आती है तो उसमें चैलेंजेस ज्यादा होते हैं। जैसे आपने खुद कहा कि जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो मनमानी की बुनियाद पर फैसले नहीं किए जाते, बल्कि अपने कोalition पार्टनर्स जो हैं, जितने भी हैं, ख्वाह वो छोटे जमातें हों या बड़े जमातें हों, उनको इकट्ठे लेके जाना पड़ता है। शीरी रहमान साहिबा का जहाँ तक मौकिफ है, हमारे पार्टी का मौकिफ है, और मैं समझता हूँ कि ये खुश आइंद बात है कि अगर एक गवर्नमेंट में सिर्फ यस मैन हो तो ठीक नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट, जैसे अंग्रेज कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट इज अ नॉर्मल फिनोमेना, इट ब्रिंग्स पॉजिटिव चेंज, और कंपटीशन भी है इसमें, तो पॉजिटिव चेंज की तरफ हम बढ़ेंगे, नए आइडियाज की तरफ बढ़ेंगे, डिबेट, फ्रूटफुल डिबेट्स इसमें होंगे। जरूरी नहीं कि हम एक दूसरे का जो नुक्ता नजरिया है उसको कॉन्फ्लिक्ट से लेकर हम वायलेंस की तरफ बढ़े, ये भी ठीक नहीं है। तो अच्छा है कि कंपटीशन है, डिबेट, फ्रूटफुल डिबेट होना चाहिए, नई आइडियाज आना चाहिए। तो यस मैन हमें बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अपने जो इत्तेहादी जमात हैं उनको नए आइडिया भी देने चाहिए, उनको टफ टाइम भी देने चाहिए, ख्वाह वो हमारे ऑपोजिशन के शक्ल में हो या हमारे जो कोलिशन पार्टनर्स के शक्ल जमाल में हो। रिसानी साहब, आपने क्योंकि एक ऐसी मिसाल सेट की है कि आपका वालिद मोहतरम भी दहशत गर्दी की नज़र हुए और आपके भाई भी, और आपने जो जमहूरियत का रास्ता नहीं छोड़ा और उसी पर चलते हुए आज आप कौमी असम्बली में MNA हैं, पूरी कौम की, बलोच कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये बताएं कि जो हमारे नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो गुमराह हो गए हैं बलूचिस्तान में, जो रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हैं, उन्होंने एक आपने रास्ता अपनाया है गुफ्तगू का, ठीक है, और इस सियासी रास्ता अपनाया है। जो बाकी लोग हैं जिन्होंने बंदूक का रास्ता अपनाया, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि कौन सा रास्ता नौजवानों, क्योंकि आप खुद नौजवान हैं, तो क्या मैसेज है आपका नौजवानों के लिए सर? सबसे पहले नौजवानों की हैसियत से मेरा पैगाम ये होगा कि ये सूबा आपका है, ये मुल्क आपका है। ठीक है, बाज़ वक्त रियासत से गलतियां होती हैं, ठीक है, बाज़ वक्त हुकूमत से गलतियां होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप रियासत के खिलाफ बंदूक उठा के पहाड़ों पे चलें। और रियासत को ये मैं इंशाल्लाह कोशिश भी करूंगा, और ये मेरा पैगाम भी उनको होगा कि आप अपने नौजवानों पर तवज्जो ज्यादा दें, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता यही 5 साल है, अगर आप नौजवानों पर तवज्जो नहीं देंगे, मुझे नहीं लगता कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का झंडा उठाने वाला कोई होगा। तो मेरा ये ख्वाहिश भी है अपने नौजवानों से कि आप अपने मुल्क को देखें, जो पॉलिसी सेट करते हैं ये ना सोचें कि मुल्क ने आपको क्या दिया है, ये देखें कि आप मुल्क को क्या दे सकते हैं। और नौजवानों से यही तवक्को है कि वो अपना मुल्क को अच्छी सी मुस्तकबिल दे सकें, वो जो कि मुस्तकबिल जो कि अमन की कायल हो और तरक्की की कायल जमाल हो। बड़ा अच्छा मैसेज। रिसानी साहब, जी एक जी और बात, फिर भट्टी साहब आप बात कर लीजिए, एक सवाल और पूछना चाहूँगा इनसे। ये तो आपने बिल्कुल नौजवानों को मैसेज दिया है कि वो जो पॉलिटिकल रास्ता है, अमन का रास्ता है, जो सही रास्ता है, दुरुस्त सिमत है, वो इख्तियार करें। लेकिन एक तो बताएं कि ये जो मसला है, जो जहाँ इंसर्जेंसी का जो बलूचिस्तान में, इसके पीछे क्या वाकई ही कोई इश्यूज़ भी हैं, या सारा प्रोपेगंडा है, या इसके पीछे गैर मुल्की ताकतें हैं? ये तीनों जो मैंने पहलू जिनकी तरफ इशारा किया है, इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिल्कुल जी, जो बलूचिस्तान का इंसर्जेंसी का मसला है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत गुंजल मसला है। उसको हमें, जो हुक्मरान हैं, जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ख्वाह वो पॉलिटिकली स्टेक होल्डर्स हों या ट्राइबल स्टेक होल्डर्स हों, उनको इस गुंजल को एक एक करके डिटेंगल करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा।
हम बाज वक्त कहते हैं कि जो इंसर्जेंसी का मामला है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो जो कि खुदकुश होते हैं, जो कि कमांडर सरेंडर हुए हैं इमाम शंबे की सूरत में हो या दूसरे जो पकड़े गए हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? हम कहते हैं कि ये पॉवर्टी को के साथ रिलेटेड है। तो क्या जो खुदकुश आपके जो बॉम्बर्स हैं या आपके जो रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या उनकी जो तनख्वाह है वो ठीक नहीं थी? इमाम शंबे आपका फिर से एक एग्जाम्पल है। तो इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, खासकर हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, और उसमें जो कुलभूषण यादव जो पकड़ा गया है वो इसका बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन फिर से इसमें हमारी भी गलतियां हैं कि हम अगर अपने उन लोगों पर तवज्जो नहीं देंगे, उनके जरूरियात पर तवज्जो नहीं देंगे जो कि पहले से रियासत में मौजूद हैं, और हम उनको छोड़कर उन लोगों पर तवज्जो दे जो कि पहाड़ों पर गए, वो भी मेरे ख्याल से मुनासिब बात नहीं है। अगर आप किसी को इतना मजबूर करोगे करप्शन के तहत को कि उसको तालीम का, जो मैं इंटरनल फैक्टर्स की बात कर रहा हूं अभी, कि अगर उसको तालीम, स्टैंडर्ड लिविंग ठीक नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इसका ठीक नहीं है, वो अगर स्ट्रगल करके अगर पढ़ेगा और पढ़ के मास्टर्स का डिग्री हासिल करेगा और फिर जॉब के लिए अप्लाई करेगा, और फिर आप उसके जॉब को भी बेचोगे करप्शन के तहत, कमीशन के तहत, तो वो इतना मजबूर होगा कि वो आपके रिट को चैलेंज जरूर करेगा। तो इस सब का जो लिंक है वो करप्शन की तरफ जा रहा है। वो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हो, वो एजुकेशन का सिचुएशन हो, हेल्थ के सिचुएशन हो, और इसके साथ साथ प्लस जो है आपके एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। और मैं समझता हूं कि इनका जो इसका जो कॉन्फ्लिक्ट का जो वायलेंस में तब्दील हुआ है, इसका जो हल है मैं समझता हूं रिकंसिलिएशन के बगैर नहीं है। जैसे आप सबको पता है कि मिसिंग पर्सन्स का इशू भी इसके साथ जुड़ा हुआ इशू है, और इसके साथ साथ जो शोहदा का इशू है, जो कि मैं खुद एक शोहदा के फैमिली से ताल्लुक रखता हूं, और मेरी तरह बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके जो ब्रेड विनर्स थे उनको शहीद किया गया है इन सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट से। तो ये सारे एक टैंगल्ड प्रॉब्लम्स में, तो हमें डिटेंगल करके इनको एड्रेस करना चाहिए। की है रूट काजिस को, जो एक मामला है एक्सटर्नल फोर्सेस का, उनको तो रियासती इदारों ने टैकल करने हैं, लेकिन जो दूसरा सबसे संगीन मसला है जो करप्शन का नसूर है, जिसके नतीजे में फंड्स की गैर बिल्कुल मैं इसी पे आ रहा हूँ, इसी पे मैं आ रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए, स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि एक ऐसा पॉलिसी इख्तियार करे जो कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो और उसको पीरियड के हिसाब से करें। बाज़ वक़्त हमारे तरफ ये हो रहा है कि हम छोटे मसले को छोड़कर बड़े मसले की तरफ जंप मार रहे हैं, इससे हमें बहुत नुकसान होगा। जब तक आप छोटे मसले का जो रूट कॉज है, फॉर एग्जांपल अगर करप्शन है ना, करप्शन के रूट कॉजेस को अगर आप एड्रेस नहीं करते, आप रिकंसिलिएशन की तरफ नहीं बढ़ सकते। अगर एजुकेशन का रूट कॉज है तो शॉर्ट टर्म के तहत अगर आप उसको एड्रेस नहीं कर सकते तो आप रिकंसिलिएशन की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो चेक एंड बैलेंस करप्शन के लिए लाजमी है। इसके बाद आप बढ़े मिड टर्म की तरफ आप अपने लोगों का ट्रस्ट कैसे गेन कर सकते हैं। जब कियानी साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, मेरे ख्याल से उन्होंने बलूचिस्तान के लिए एक मखसूस कोटा फौज के लिए बनाया था, रखा था। इसकी वजह ये था कि वो चाहते थे कि बलोच नौजवान फौज में आकर और फौज में आए और फौज का ट्रस्ट गेन कर सकें और बलोच अपने फौज पर ट्रस्ट करें। तो ऐसे ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स हमें चाहिए। और लास्टली जो लॉन्ग टर्म हमारा अप्रोच होगा वो ये होगा कि एक ऐसा हम नया बुनियाद रखें जो कि जो हमारा नुकसानदेह वाला जो टॉक्सिक स्ट्रक्चर हमारे पास है उसको उजाड़ कर नया बुनियाद रखें, ताकि हम रिकंसिलिएशन की तरफ बढ़े, हम तरक्की की तरफ बढ़े। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी आपने बात की। बस लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा नवाब साहब, आपने बात की नौजवानों की, और उसके साथ आपका अपना ताल्लुक भी एक शोधा की फैमिली से है। नौजवान आपकी बात को सुनते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं। हम देखते हैं गुज़श्ते रोज मीर अली में जब दहशतगर्दों ने पाक फौज की चेक पोस्ट पर हमला किया, पाक फौज के 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। उससे पहले भी शायद ही कोई दिन गुजरता हो जब पाक फौज के जवान मुल्क के किसी कोने में जाम शहादत नोश ना कर रहे हो। लेकिन बदकिस्मती के साथ पहले हमने देखा कि लसबेला में जब ये इंसिडेंट हुआ, उसको कोई भी एक मखसूस जहन के लोगों ने, जो सोशल मीडिया पर ज्यादा नौजवान ही हैं, उन्होंने तस्दीक की। गुज़श्ते रोज जो शोधा का मामला हुआ उसके ऊपर भी उन्होंने तस्दीक की। मैं आपके तवज्जुह से उन नौजवानों के लिए पैगाम लेना चाहूंगा
जो एक सियासी जमातों से वाबस्तगी की वजह से उनके दिमागों पर ताले पड़ चुके हैं, उनको कैसे समझाया जा सकता है कि अपने इस मुल्क की सलामती के लिए जो लोग जानों का नजराना पेश करते हैं, उन्हें वो सियासी अमल के साथ लिंक करके उनकी तस्दीक करते हैं, कितना खतरनाक अमल है और कितना तकलीफ दे, अगर आप उनको कोई स्पेशल मैसेज दे सकें। बिल्कुल जी, ये सबसे पहले तो इन अटैक्स का मजम्मत करता हूँ और अपने पाक फौज को, अपने नौजवानों को शुभ सलाम पेश करता हूँ, जिनकी वजह से हम अपने घरों में बैठे हैं। और जो कि सियासी बहकावे में आकर अपने नौजवानों की कुर्बानियों को हम रद्द करते हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे फौज हैं और सियासत अपनी जगह है, लेकिन सियासत की आड़ में आकर हमें अपने पाक फौज के या अपने इदारों के कुर्बानियों को रद्द नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने कुर्बानी दी है तो मुल्क की दिफा के लिए, सलामती के लिए दी है, हमारे और आपके लिए दी है, और जान की कुर्बानी से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं होता। मुझसे पूछें कि जब से मेरा सर के ऊपर से मेरा वालिद का साया गया है, मुझे किस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और कल जो लोग शहीद हुए हैं वो भी किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी के वाले थे। तो उनके जो इमोशंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उनको आप खिराज तहसीन पेश करें। और हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क की इंस्टीट्यूशंस को, और जो भी इंस्टीट्यूशन हो उसको मजबूत करें। सियासत बिल्कुल करें लेकिन नफरत ना करें और बदतमीजी ना करें। जी बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत आपका पैगाम है। नवाज़ साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये वक्त की अहम ज़रूरत है और सबको इसको सोचने की ज़रूरत है कि वो नौजवान जो इस मुल्क की धरती के अमन को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, तो कौन से ऐसे ज़हन है जो अपने सियासी मकासद के लिए उनकी तज़दीक करते हैं, उनके ऊपर सवालात उठाते हैं। बहुत सोचने की ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ साथ जब गुज़श्ता रोज़ चकलाला एयरबेस के ऊपर इन शोधा की नमाज़ जनाजा हुई, जहाँ पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सार शमशाद मिर्जा ने और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यहाँ शिरकत की, वहां से बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया है कि जो एलिमेंट्स भी इन कार्रवाइयों में मुलविस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उन्हें भी जवाब दिया जाएगा। लेकिन हम सबका ये फर्ज ही है कि जो बहादुर और गयूर सपूत इस कौम के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, हम उनका एहतराम, अपने दिल से अपना एहतराम लाजिम करें। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी पीटीआई से मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद उन्होंने एक डिफरेंट रिफ्लेक्शन दी है अपनी इस मुलाकात के बाद, अपने थॉट्स की। लेकिन प्रैक्टिकली पीटीआई का जो कंडक्ट है वो दूसरे डायरेक्शन पर क्यों है, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की थी कि सियासी जमातों का सेनेट इलेक्शन में टिकटों की तकसीम का दोहरा म्यार क्यों है। खास साहब, ये माजरा क्या है? पीटीआई हो तब्दीली की बात करती है, लेकिन वो कारकुन जिन्होंने जो डिजर्व करते थे परफॉर्मेंस बेस पर, जिनकी बेपनाह कुर्बानी थी, नजरअंदाज कर दिया। यही रवैया पीपल्स पार्टी में दिखाई दे रहा है। रजा रबानी को टिकट नहीं दिया गया और इसी तरह की सोच हमें नून लीग की तरफ से भी हमें देखने को मिल रही है। खास साहब, ये अमली तौर के ऊपर और जो मुख्तलिफ बयानात देती है पार्टीज, उसमें ये तजाद क्यों है? जी भट्टी साहब, ये देखिए, पहले हम पीपल्स पार्टी का जायज़ा लेते हैं। देखिए, सेनेट के पीपल्स पार्टी के जो रूह रवां हैं रज़ा रबानी साहब, जो आइनी तरमीम के हवाले से भी उनका बड़ा क्रेडिट है और हमेशा वो शहरी आज़ादियों की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो उनको नज़रअंदाज कर देना मेरे ख्याल में एक शॉकिंग न्यूज़ है एक सियासी कारकुनों के लिए कि रज़ा रबानी जैसे आइन पसंद रहनुमा को। लेकिन पिछली बार भी आपको याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि चेयरमैन सेनेट के लिए अगर आप मियां रज़ा रबानी को नामज़द करें, पीपल्स पार्टी को कहा था, तो हम उसकी हमायत करेंगे। तो आपको याद होगा कि उससे पीपल्स पार्टी ने उन्हें चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार ही नहीं बनाया था। तो फिर पहुँचते पहुँचते आज यहाँ बात पहुँची कि उनको फिर सेनेट का टिकट ही नहीं दिया गया। ये एक बड़े सियासी कद के रहनुमे का एक अफसोसनाक मैं अंजाम कह सकता हूँ। और दूसरी जानब जो मौला बख्श चांडियो हैं, वो कितने खूबसूरती से अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं। वो भी रौनक है, मैं समझता हूँ सेनेट में वो आते हैं, वो टीवी पर जिस तरह मुख्तलिफ टॉक शोज़ में अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं, लेकिन उनको भी टिकट ना मिलने पर कम से कम मुझे तो बहुत हैरानी हुई है। अब आते हैं नून लीग के जो दो बड़े हैं, सैयद मुशाह हुसैन, उनको भी टिकट नहीं मिला। तो आसिफ करमानी साहब, उनको भी टिकट नहीं मिला। मुशाह हुसैन सैयद साहब हमारे प्रोग्राम में भी आए थे, उन्होंने जो गुफ्तगू शुरू से इलेक्शन से कबल भी कर रहे थे,
तो वो नाराज़ नाराज़ लग रहे थे। उनकी जो पार्टी लाइन से हट कर वो अरसा दराज हो गया उनको गुफ्तगू करते हुए, वो एक ख़ास लाइन लिए हुए थे। तो मिशा हसन सैयद साहब को मेरे ख्याल में इसी जी वजह से टिकट नहीं दिया गया कि वो पार्टी लाइन से हट कर बात कर रहे थे। जहाँ तक आसिफ करमानी साहब का तल्लक है, उस हवाले से आज उन्होंने एक बयान भी जारी किया है करमानी साहब ने। करमानी साहब ये कहते हैं कि मैं मियां नवाज शरीफ का कारकुन हूँ, उनके साथ मेरी वाबस्तगी है, मैंने टिकट अप्लाई ही नहीं किया था। लेकिन ये भी कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि इनकी जो बयानात हैं, कुछ टॉक शोज़ में इनकी गुफ्तगू है, वो भी पार्टी लाइन से हट कर है। अब आ जाते हैं PTI पर, जहाँ जी डॉक्टर शहजाद वसीम और वलीद इकबाल को टिकट नहीं दिया गया। हाँ, सब उनकी बड़ी खिदमात हैं। अभी तक वो सऊलतें और मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं। जुल्फी बुखारी को टिकट दिया जा रहा है, उनकी क्या उनकी कंट्रीब्यूशन है पार्टी ये के लिए? देखिए ना, वो जो बानी PTI का एक ख़ास एजेंडा है, वो जो अग्रेसिव तौर पे पार्टी को, जो मुखालफिन पर तानो तशनी करे, दुश्मनाम तराजी करे, ज़ाती हमले करे उन पर। वलीद कबाल से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? अलामा कबाल के जो पोते से आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो लोगों को गालियाँ दे सकता है? आप कई हमने टॉक शोज़ में उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, वो बड़े इख्तराम के साथ मुखालफ का जो अपनी राय का इजहार करते हैं, जो भी उनकी राय होती है, लेकिन उसमें जी एक इख्तराम होता है, किसी की तज़हीक नहीं होती। तो ये तो बानी PTI को इस तरह के तो लोग पसंद ही नहीं है। उन्होंने वही अपनी पुरानी रवश और पॉलिसी, ये जब पार्टियां टिकटें तकसीम करती हैं भट्टी साहब, तो उससे क़यादत की रिफ्लेक्शन ज़ाहिर होती है। नाज़रीन, आपको इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, जो जितनी पार्टी की आदत है, वो जो खुशनुमा नारों और दावों से आप सबका वो दिलों को और ज़हनों को गरमाते हैं, लेकिन उनके जो प्रैक्टिकल एक्शन है, वो बहुत डिफरेंट होते हैं। जो पार्टी लाइन से हटकर बात करेगा, जो मेरिट की बात करेगा या एक बेस्ट प्रैक्टिस को फ़ॉलो करते हुए बात करेगा, तो उसकी कोई जगह नहीं है। मतलब आपने अपनी सोच का मुज़ाहरा नहीं करना, जो आपको पार्टी कहेगी आपने वो करना है, तो फिर सब अच्छा है। लेकिन फिर जो तब्दीली की बातें की जाती हैं, जो एक बेहतरी लाने की बात की जाती है, फिर वैसे सूरत-ए-हाल में तो आगे नहीं बढ़ सकती, वैसे पे सूरत-हाल में बेहतरी भी नहीं आ सकती। तो आगे बढ़ते हैं। खालिद साहब, निजकारी का प्रोग्राम बहुत नागज़ीर हो चुके हैं पाकिस्तान के लिए। सालाना 1000 से 1500 रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। PIA टॉप ऑफ द लिस्ट है, IMF का दबाव है, हुकूमत तैयारी मुकम्मल कर चुकी है, लेकिन हुकूमती अहम तरीन इत्तेहादी पीपल्स पार्टी तो उसकी मुखालफत कर रही है। तो अब ऐसे कैसे मामलात आगे चलेंगे? यही खदशा था कि पीपल्स पार्टी जब कैबिनेट में नहीं आ रही है और अगर आएगी भी सही, उनका एक जो गवर्नेंस का तरीक़ेकार है और नून लीग का मुख्तलिफ है, मसाइल आएँगे। तो अब आपको लगता है कि वो मसाइल आना शुरू हो भट्टी गए? साहब, इस सवाल की तरफ मैं बाद में आता हूँ, मैं थोड़ी सी बात भूल गया। पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा अहम फैसला किया है जो सेनेट की टिकटों के हवाले से, जो बाचा खान के जो पोते हैं एमल वली, उनको जी। टिकट दिया है। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा फैसला है, पड़पोते बल्कि बाचा खान के। तो जी। वो एक बहुत बड़ा फैसला है कि वो एक उनके पास अभी, वो खास में खास कंपनसेशन की गई है, कहने पर किसी की सिफारिश पर कंपनसेशन की तो गई है। भरत मैं ये समझता हूँ कि पार्टी उनका जो पार्टी ANP का एक सियासी किरदार है, ठीक है, जी, पॉलिटिकल रोल रहा है, उनको टिकट देने ये बड़ा फैसला। अब आते हैं भट्टी साहब, ये जो निजकारी के मामलात हैं, ये सारी चीज़ें मेरे मेरे पास जो नाकुस मालूमात हैं भट्टी साहब, वो ये हैं कि ये सारे मामला तय हैं। पीपल्स पार्टी क्योंकि सोशलिज्म की बात करती है, उन्होंने जी, इसकी निजकारी की आखिरी दम तक मुखालफत करनी है। इसीलिए मेरी राय आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये उस वक्त तक कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक ये जो अदारे हैं जिनकी आपको पता है निजकारियाँ होनी हैं, ये हो जाएंगी। फिर जून के बाद या जून से पहले फिर पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा भी बनेगी। लेकिन ये सिर्फ एक असूली नज़रिए का इख्तलाफ है, कोई पीपल्स पार्टी रुकावट पैदा नहीं, अमलन कोई रुकावट पैदा नहीं करेगी। अब ये तय हो गया है, जो सफ़ेद हाथी हैं इस मुल्क के, जो अदारे हैं, उनको संभालने की बड़ी कोशिश की गई, बहुत ज़्यादा पैकेजेस लाए गए, लेकिन अब वो किसी सूरत वो चलने के काबिल नहीं रहे। मैं भी असूली तौर पर समझता हूँ कि रियासत के अदारों की वजह से रियासत कहलाई जाती है, ये अदारे बिल्कुल। बेचने नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल अब किसी जगह ये फैसला हो चुका है, ये जो जितने सफ़ेद हाथी हैं ये अब पाले नहीं जाएंगे, इनको अब खलाया पलाया नहीं जाएगा। इनको इनकी निजगारी सामने दीवार पर लिखी हुई नज़र आ रही है। औरंगज़ेब रमदे साहब जहाँ आए हैं वो भी इसी सिलसिले में आए हैं, उन्होंने बता भी दिया है कि सबसे पहले PIA की निजकारी होगी। पीपल्स पार्टी क्योंकि सोशलिज्म के नज़रिए पर अमल पैरा है, वो अपनी मुखालफत जारी रखेगी, अपना नुक्ता नज़र देती रहेगी, लेकिन अमलन निजकारी के मामला में पीपल्स पार्टी कोई रुकावट पैदा नहीं करेगी। ये मेरा मानना है और ये बिल्कुल ठीक, समझना बेटे साहब। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। खान साहब, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको बताएँगे कि आने वाले दिनों में सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है। अगस्त माज़ी करीब के अंदर उनका दौरा मनसूख हो चुका।
अब इस दौरे से क्या तवक्कुआत वाबस्ता की जा रही हैं और उसके खित्ते की सूरत हाल के ऊपर उसके क्या असरात मुरतब होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, आने वाले दिनों में वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान सऊदी क्राउन प्रिंस का पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के है और इस हवाले से हुकूमत पर उम्मीद है कि शायद वो पहले गैर मुल्की सरबराह होंगे जो पाकिस्तान के दौरे पर आएँगे और उनके इस दौरे की बहुत सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस है। अगरचे कि गुज़श्ता साल भी उनका दौरा मुतवक्के था, लेकिन जिस किस्म के सियासी हालात थे और बिलख़ुसूस एक मख़सूस सियासी जमात का जो तर्ज़ अमल था, जो उनकी अप्रोच थी, उस वजह से कुछ वजूहात की बुनियाद के ऊपर उनका दौरा मनसूख हुआ और उनके दौरे की जो इम्पोर्टेंस है नाज़रीन, वो न सिर्फ खित्ते की सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक बहुत अहम है, बल्कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो भी बहुत मैटर कर रही है उनकी आमद के साथ ही। क्योंकि सऊदी अरब के साथ काफ़ी अरसे से बहुत सी नेगोशिएशन हुई, बातचीत हुई सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान में मुख्तलिफ मनसूबों के अंदर 10 से 15 अरब डॉलर की पहले मरले के अंदर सरमायाकारी की बात की गई। रिकॉर्डेड के अंदर सऊदी हुकूमत इंटरेस्टेड थी कि वहाँ पर उसके शेयर खरीदेगी, लेकिन सारी चीज़ें मटीरियलाइज़ होनी थी मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान से, लेकिन वो कुछ माज़ी में तख़ीर का शिकार हुआ पाकिस्तान को जिन हालात का सामना था। लेकिन ख़ालिद साहब, अब ये तवक्को की जा रही है कि जल्द वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे और पाकिस्तान ने बहुत लर्न किया है। माज़ी के अंदर हमने अपने जो सबसे बड़ा बरादर इस्लामी मुल्क है, जिसने हर मुश्किल वक़्त में पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तो माज़ी में एक सियासी जमात और हम बिलख़ुसूस बात करें बानी पीटीआई की अप्रोच की वज़ह से पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ मुतासिर हुए, लेकिन उसके बाद दोबारा ऐसे मय्यज़ लिए गए जिसके नतीजे में एतमाद का जो फुक़दान था वो ख़त्म हो चुका। तो अब ख़ालिद साहब, ये तवक्को की जा रही है कि मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से पाकिस्तान को जो गैर मुल्की सरमायाकारी ज़रूरत है, पाकिस्तान को जो एक सपोर्ट की ज़रूरत है, वो मिल पाएगी। और इसके साथ-साथ ख़ालिद साहब, इस वक़्त मक्का के अंदर एक बहुत बड़ी आलमी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसके अंदर दुनिया भर के उलमा कराम और मुख्तलिफ मकाते फ़िक्र के बल्कि तमाम मकाते फ़िक्र के जो उलमा कराम हैं, वो यहाँ पर ला रहे हैं, जिसका मकसद बैनुल मज़ाहिब हमांगी के हवाले से किरदार अदा करना है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, जिसके ज़रिए से तवक्को की जा रही है कि उम्मत मुस्लिमा को जो मुख्तलिफ फ़िक़ही मसाइल और फ़िरक़ावारीत की वजह से जिन चैलेंज का सामना है, उनको एड्रेस करने में भी मदद मिलेगी। इसका बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एलामिया भी जारी होगा, जिसके असरात यकीनी तौर के ऊपर आने वाले दिनों में हमें आलमी सतह पर भी दिखाई देंगे। और उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो इत्तेहाद की ज़रूरत है, वो उसको उजागर करने के लिए, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस तवक्को की जा रही है कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो खास साहब, एमबीएस के विजिट को आप किस निगाह से देखते हैं कि वो कितना सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट होगा भट्टी पाकिस्तान के साहब, लिए? जो सऊदी वली-ए-अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान MBS जिन्हें कहा जाता है, वो पाकिस्तान से भी खुसूसी शुगफ़ और लगाव भी रखते हैं, जिसका पिछले दिनों जब वो बानी PTI वज़ीर-ए-आज़म थे, जब वो यहाँ आए, तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने कहा कि मैं दुनिया भर में पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ। तो वो बिलख़ुसूस प्यार करते हैं, लेकिन उनकी जो हमारे जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी कोई अज़रा तफ़न्नुन या इस तरह की कोई जुमलेबाज़ी की वजह से उन्होंने ज़ाती तौर पर जो शहज़ादा है उसको हर्ट किया, तो जिसकी वजह से जो पाक सऊदिया तल्लुकात में आपको पता है, आपके इल्म में है अच्छी तरह, कि काफ़ी दरार आ गई थी। अब मैं समझता हूँ कि वो वक्त आ गया है कि वो दरार पुर होने को है। पाकिस्तानी अवाम भी जो MBS हैं उनका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके लिए आँखें और दिल फर्शे राह किए हुए हैं कि मोहम्मद बिन सलमान आएँ और वो जो एक रिश्ता है पाकिस्तान और सऊदी अरब का तारीख़ी, उसको अमली जो तकाज़े हैं उनको हम सरमायाकारी में, तजारत में, इसमें डालें। टाइम कम है, मुख्तर कमेंट ये ज़रूर कीजिएगा, सियासी इंतकाम की रविश ख़त्म करने का हमें रिफ्लेक्शन मिली जब मरियम नवाज़ साहिबा ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, मलिका बुखारी साहिबा जो अपनी एक सिस्टर की तबीयत नासाजी की वजह से बैरून मुल्क जाना चाहती थी, स्टॉप लिस्ट पे नाम था, उन्होंने डायरेक्शन दी, उनका नाम रिमूव कर दिया गया। और अच्छी बात यह कि मलिका बुखारी ने भी उनका ओपनली शुक्रिया अदा किया। किस तरह देखते हैं आप भट्टी इस साहब, जेस्चर को? इस तरह के जो सियासी तौर पर जितना माहौल ज़हर आलूद हो चुका है, उसमें एक बहुत ही ताज़ा हवा का झोंका मैं समझता हूँ इस खबर को, कि जिस तरह चीफ मिनिस्टर ने उनकी क्योंकि बहन बीमार है, वो बाहर जाना चाहती हैं, और गारंटी किया है चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज़ ने अपनी गारंटी दी है कि ये जाएंगी और वापस आकर कानून का सामना, इस मुल्क को अगर आगे लेकर चलना है तो इस तरह के जज्बों की ज़रूरत है भट्टी साहब। ये जज्बे अगर होंगे, फिर ये सियासी जो आलूदगी है ये ख़त्म होगी। पीटीआई भी इस जज्बे से भट्टी साहब, आपने खबर दी थी पिछले दिनों, बड़ा शोर गोगा हुआ था, तो बड़ी जुज़बुज़ हुई थी कुछ जगह पर कि वो ठीक नहीं है, कि किसी शख्सियत की 1 साल की किसी को तोसी मिल रही है,
तो वो तो आज सुनने में आ रहा है कि बिल्कुल आपकी खबर 100% दुरुस्त है, कोई मंजूरी वगैरह भी होगी, क्या खबर है भट्टी साहब, बताएं हमें। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। 7 मार्च को ही मैंने खबर ब्रेक की थी और जेटीवी न्यूज का ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि हमने सबसे पहले ये खबर दी, क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख की इंतहाई गैर मामूली खबर थी। ये बुनियादी तौर के ऊपर एयर चीफ जहीर अहमद सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह से मुतल्लिक थी। और आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर एयर चीफ सिर्फ एक ही गुजरे हैं 1977 में गालबन, जो शमीम अख्तर साहब थे, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की गई थी। उसके अलावा कभी ऐसी एग्जाम्पल नहीं थी। तो ये शहबाज शरीफ को हमने खबर दी थी कि जैसे ही वो कबीना अपनी तश्कील देंगे तो सबसे बड़ा फैसला उनका ये होगा जिसके दूरस बहुत नताइज होंगे। हमने ये खबर ब्रेक की। जीटीवी न्यूज ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने ट्रैक रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए ऑथेंटिक खबर दी। आज वो खबर दुरुस्त साबित हुई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर अब मंजूरी दी है। लेकिन जब ये खबर दी थी खास साहब, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। जितने प्रेशर का और मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से दोस्तों ने फेक न्यूज की पोस्ट लगाई और मुतालबात किए गए कि आप अपनी ट्वीट से दस्तबरदार हों, खबर रोकें, लेकिन हम अपनी खबर पर कायम रहे। ये अपने ट्रैक रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए इस खबर को दुरुस्त साबित किया। और ये यकीनी तौर के ऊपर जीटीवी न्यूज का उस मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन थी। उनका क्रेडिट था कि एक सेंसिटिव खबर को बड़े प्रोफेशनल तरीके के साथ, जिसके अंदर तमाम पैरामीटर्स को मद्देनजर रखा गया कि कोई इसको मिस यूज भी ना करे और एक खबर भी अपने तौर पर रजिस्टर्ड हो, तो हमने उसको बड़े अहसन तरीके के साथ किया। तो अब प्राइम मिनिस्टर का फैसला है, खुशाइंद फैसला है। 1 साल की तोसीह दी गई है और जिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है, जिस वक्त इदारों में आपस में एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, तो मेरा ख्याल है कि ज़हीर अहमद सिद्धू की इस एक्सटेंशन से वो कोऑर्डिनेशन मजीद बेहतर होगी और ये फैसला बेहतर उसके रिजल्ट सामने ला। तो भट्टी साहब थोड़ा जुमले दो कहना चाहूँगा। आप खबर के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन वो देखें ना, उस वक्त तो आपने खबर दी, बिल्कुल मैंने उस खबर को देखा भी है, सुना भी है टेलीविज़न पर, लेकिन वो बिल्कुल आपने तमाम जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं उनको तमाम को आपने मद्देनज़र रखकर खबर दी थी। लेकिन इस मैं समझता हूँ कि आप जहाँ वो जो लोग इसको झूठी खबर कह रहे थे, फेक न्यूज़ कह रहे थे, उनको जो सबक मिला, लेकिन इसमें जो आपकी क्रेडिबिलिटी है जो मुसलसल, इसमें भी मैं समझता हूँ कि इजाफा हुआ है। तो मैं तवक्को करता हूँ कि इस तरह की मज़ीद आप अच्छी खबरें जो मुल्क में इंतशार का बायस ना बने, जो अच्छी अच्छी खबरें वो भी आप देते रहें। हाँ साहब, ये आपका बड़ापन है। आप खुद एक शानदार किस्म के एडिटर रहे हैं। आपको पता है कि खबर को प्रोफेशनल नॉर्म्स में रहते हुए करना एक जान जोखों का काम होता है। लेकिन बहरहाल हमने सबने एफर्ट की और उसको हमने बहुत बेहतर तरीके से खबर को फाइल भी किया, खबर को ऑनर भी किया और उसके बाद उसके ऊपर स्टैंड भी लिया। तो नाज़रीन, आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम रेड जोन में भी कुछ एक्सक्लूसिव खबरों का सिलसिला हम बढ़ाएंगे। आपके साथ एक्सक्लूसिव स्टोरीज शेयर करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।